मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ की हैंसेट का जो वितरण समीकरण था उसकी अपन ने सीमाएं पढ़ी थी, उसके ड्रॉबैक्स, उसके डिसएडवांटेज पढ़े थे, जिसमें अपन ने कुछ कंडीशंस ली थी कि यदि विलय का किसी एक विलायक में संगुणन हो तो वितरण नियम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने लास्ट में फॉर्मूला ड्राइव किया था कि x बराबर स्थिरांक इंटू एन रूट एक्स एन। ठीक है, अर्थात इसमें अपन ने देखा था कि केवल दो प्रावस्थाओं के समान आणविक स्पीशीज के लिए मान्य है, अतः समान आणविक सांद्रताओं के लिए वितरण नियम था वो क्या था कि k बराबर C1/n रूट C2। ठीक है, इस प्रकार संगुणन की दशा में समीकरण 3 को अपन वितरण नियम के रूप में प्रयुक्त करते हैं। कब? जब विलय किसी एक विलायक के अंदर संगुणन अवस्था में होता है। ठीक है, और जब विलय किसी एक विलायक में वियोजन हो तो पहले संगुणन की कंडीशन पढ़ी थी, अब वियोजन की देखते हैं कि जब अगर किसी एक विलायक में वियोजित हो तो क्या होता है। तो क्या होगा, k का मान C1/C2 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यह संशोधित वितरण समीकरण उस स्थिति में काम आता है जब विलय का किसी एक विलायक में क्या होता है, वियोजन। अतः यह स्थिति प्राय कार्बनिक अम्लों में देखते हैं अपन, जबकि जल तथा कार्बनिक विलायकों में वितरित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार यदि दोनों विलायकों में वियोजित हो तो, ठीक है, यदि कोई विलय दोनों विलायकों में अगर वियोजित है तो उस कंडीशंस के अंदर अपन क्या मानेंगे, k बराबर C1 1 माइनस अल्फा 1 अपॉन C2 1 माइनस अल्फा 2, जहाँ अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या थी, विलायक ए व बी के वियोजन की मात्रा। तीसरी कंडीशन अपन ने देखी थी कि जब विलय का किसी एक विलायक के साथ संयोग या विलायक संकरण का बनना। ठीक है, मतलब विलय के अणु विलायक के अणुओं के साथ जुड़कर विलायक संकर बना लेते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशंस के अंदर k का जो मान था वो क्या था कि k1 बराबर C3/C2 इंटू CSN। ठीक है, और लास्ट के अंदर जो k अपन ने निकाला था कंप्लीट डेरिवेशन देख कर k क्या था कि k3 बराबर C1/C2 प्लस C3, अर्थात C2 प्लस C3 जो थी वो प्रावस्था सेकेंड में विलय की कुल सांद्रता थी, मतलब विलय की ओरिजिनल मात्रा और विलय की विलायक संकर से जुड़ने के बाद में जो सांद्रता थी वो थी C3। ठीक है, तो C2 प्लस C3 जो थी वो विलायक की कुल सांद्रता के बराबर थी। ठीक है, अब है अपना आज का टॉपिक वितरण नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, विलय का पहला है विलय का निष्कर्षण। ठीक है, निष्कर्षण के प्रक्रम में किसी पदार्थ को विलय में से अलग करने के लिए विलयन को एक दूसरे अमिश्रणीय विलायकों के साथ हिलाया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंदर किसी पदार्थ को विलयन में से अलग करने के लिए, मतलब किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर जो अपन ने सॉल्यूट डाला है उसको वापस सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, उस विलयन को किसी दूसरे इमिसिबल सॉल्वेंट के अंदर उसको डालेंगे और डाल के क्या करेंगे, हिलाएंगे। वह पदार्थ जिसमें वह पदार्थ अधिक विलय हो, मतलब पहले वाले सॉल्यूशन में से अगर सॉल्यूट को अलग करना है तो इस कंप्लीट सॉल्यूशन को ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं जिसमें वो दोनों सॉल्वेंट क्या हो, इमिसिबल हो, लेकिन जो सॉल्यूट है वो दूसरे वाले जो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, ज़्यादा सोल्यूबल होगा। कार्बनिक पदार्थ जल की अपेक्षा कार्बनिक विलायकों में अधिक विलयशील होते हैं, अतः कार्बनिक पदार्थों को उनके जलीय विलयन में से उन कार्बनिक विलायकों जैसे उनके कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, CCl4, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म के द्वारा निष्कर्षित करते हैं जिनमें वे अधिक विलयशील होते हैं। ठीक है, अब निष्कर्षण की प्रक्रिया देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर जलीय विलयन है जिसमें अपन ने कितनी x ग्राम विलय, कोई कार्बनिक पदार्थ है वो x ग्राम है जो घुला हुआ है, जिसे हम ईथर के द्वारा निष्कर्षित करना चाहते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ तो जल में घुला हुआ है। ठीक है, अपन दूसरा सॉल्वेंट यहाँ पर क्या काम में ले रहे हैं, अपन ईथर है जो कि कार्बनिक विलायक है। कार्बनिक पदार्थ किसी विलायक से वियोजन, संगुणन अथवा विलायक संकरण नहीं करता। ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ घुला हुआ है वो किसी भी विलायक के साथ ना तो एसोसिएट होगा, ना ही डिसोसिएट होगा, और ना ही किसी प्रकार का विलायक संकरण का निर्माण करेगा, अर्थात दोनों प्रावस्थाओं में यह समान आणविक अवस्था में रहता है। माना कि
इस विलय का इत्थर एवं जल निकाय में गुणांक वितरण गुणांक कितना है? 2 है। अर्थात जल की अपेक्षा यह इत्तर दुगुना अधिक विलय है। ठीक है? मतलब वितरण गुणांक 2 होने का मतलब क्या है कि यह जल की अपेक्षा किसमें ज़्यादा घुलनशील है? कार्बनिक विलायक ईथर के अंदर। माना ईथर की 1 लीटर मात्रा का एक ही बार में निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त करने पर W ग्राम पदार्थ निष्कासित होता है। ठीक है? अब इसमें कंडीशन मान लिया कि सपोज़ 1 लीटर ईथर के अंदर एक ही बार में अगर अपन निष्कर्षण करें, उसको सेपरेट करें, तो कितनी W ग्राम मात्रा है जो कि विलेय की निष्कासित हो जाती है। चूँकि अपन देखते हैं कि CH2O अपॉन C ईथर बराबर 1/2 मतलब जल की सांद्रता अपॉन ईथर की सांद्रता किसकी 1/2 के बराबर होती है। अतः अगर अपन यहाँ पर वैल्यू रखें तो क्या होगा, x माइनस डब्लू मतलब विलय की मात्रा माइनस डब्लू ग्राम जो भार था किसका, जल का, अपॉन 1000 बट्टा डब्लू अपॉन 1000 मतलब ईथर का भार अपॉन 1000 तो किसके बराबर होगा, 1/2 के। तो टोटल अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 2x माइनस 2w बराबर डब्लू के बराबर होता है टोटल भार के। तो अगर इसको सॉल्व करें तो लास्ट के अंदर 3w बराबर 2x एंड w बराबर क्या होता है, 2/3x। ठीक है? अतः ईथर द्वारा 66.7% विलय क्या होगा, निष्कर्षित हो जाता है। किसमें से, जलीय विलयन में से। मतलब जलीय विलयन में से लगभग 67% जो विलय था, कार्बनिक विलय था, वो अलग हो जाता है और ईथर के अंदर घुल जाता है। अब मान लीजिए कि हम 1 लीटर ईथर को 2 बार में 500 ml की किस्तों में प्रयोग करते हैं। मतलब पहले अपन ने 1 लीटर का 1 लीटर ईथर यूज़ लिया था। ठीक है? अब अपन 1 लीटर डायरेक्ट यूज़ ना लेकर के इस 1 लीटर को 2 पार्ट के अंदर मतलब 500 ml के तौर पर यूज़ करेंगे। ठीक है? अब पहली बार में निष्कासित होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या है, W1। ठीक है? तो जो सोल्व करते हैं वो कितना आता है, अगर पहली बार के अंदर 500 ml ईथर का यूज़ लेते हैं तो क्या आता है, W1 बराबर 1/2 x के बराबर। ठीक है? अतः प्रथम निष्कर्षण में जलीय विलयन से ईथर द्वारा विलय की आधी मात्रा निष्कासित हो जाती है। ठीक है? अगर अपन ईथर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूले के अंदर क्या चेंजेस होता है, देखते हैं कि x माइनस W1 अपॉन 1000 बट्टा W1 अपॉन 500। यहाँ 500 अपन ने 5000 ml यूज़ लिया है इसलिए। ठीक है? बराबर क्या है, 1/2। तो 2x माइनस 2W1 बराबर 2W1 तो 4W1 बराबर क्या होगा, 2x। ठीक है? तो W1 की अगर अपन गणना करें तो क्या होगा, मतलब कार्बनिक विलय के निष्कासित होने की मात्रा क्या है, W1 है, तो किसके बराबर होगी, 1/2 x के बराबर। ठीक है? मतलब आधी कार्बनिक विलय की मात्रा निष्कासित हो जाती है पहले 500 ml के अंदर। अतः प्रथम निष्कर्षण में जलीय विलयन से ईथर द्वारा विलय की आधी मात्रा निष्कर्षित हो जाती है। अब जलीय विलयन में विलय की शेष मात्रा मतलब 0.5% x मतलब 50% अभी बचेगी। ठीक है? 50% तो पहले निष्कासित हो गई, अब नीचे जो 50% बची है। अब माना दूसरी बार अगर 500 ml ईथर प्रयुक्त करें तो W2 पदार्थ निष्कासित होता है। ठीक है? पहले बार 500 ml यूज़ लिया, 50% जो कार्बनिक विलायक था वो ईथर के अंदर निष्कासित हो गया। अब बचा हुआ 500 ml अगर यूज़ लें ईथर तो दूसरी बार के अंदर कितनी मात्रा निष्कासित होती है, देखते हैं कि 0.5x। ठीक है? अब यहाँ 0.5x ही बचा है क्योंकि 50 पर आधी मात्रा ऊपर निष्कासित हो चुकी है। अतः 0.5x माइनस W2 अपॉन 1000 अपॉन W2 बट्टा 500 1/2 के बराबर है। और x माइनस 2W2 बराबर 2W2 तो x कितना होगा, 4W2 के बराबर। तो लास्ट के अंदर अगर अपन देखें W2 कितना होगा, 0.25x के बराबर। ठीक है? मतलब लास्ट के अंदर जो आधी मात्रा थी उसकी भी आधी मात्रा अपन दूसरे 500 ml जब ईथर का यूज़ लेते हैं तो उसके अंदर निष्कासित हो जाती है। अतः दूसरे भाग में कुल पदार्थ का कितना, 1/4 भाग निष्कासित होगा। दोनों निष्कर्षों में पदार्थ की मात्रा कितनी है, देखते हैं कि W1 प्लस W2 की बात करें तो कितना, 3/4 लगभग 3/4 जो विलेय पदार्थ हैं वो निष्कासित हो जाता है, अर्थात 75% विलेय निष्कासित हो जाता है। इस प्रकार 250 200 ml ईथर की 4 किस्तों का प्रयोग करें।
ठीक है? मतलब पहले अपन 1000 ml यूज़ लिया, उसके बाद में उसे 1000 ml ईथर को 2 भागों में डिवाइड किया 500-500 के। अगर अपन उसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें 200 या 250 ml ईथर के अंदर, तो कितनी मात्रा निष्कासित होती है? 82.2%। और 200-200 ml की 5 किस्तों का उपयोग करें तो कितनी? 83.8% पदार्थ निष्कासित किया जा सकता है। मतलब जितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, जितने अधिक बार अपन नए ईथर के अमाउंट का यूज़ कर रहे हैं, उतनी अधिक मात्रा हमें अलग-अलग प्रयोगों के अंदर मिलती जाती है। निष्कासित कार्बनिक विलायकों की मात्रा उसके अंदर बढ़ती जाती है। अतः उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि विलय की दी हुई मात्रा सुविधा अनुसार अधिक से अधिक किस्तों में प्रयुक्त करना अधिक लाभप्रद होता है, अधिक बेनिफिशियरी होता है। परंतु यह स्पष्ट है कि चाहे कितनी बार निष्कर्षण करें, संपूर्ण घुलित पदार्थ अलग नहीं संभव नहीं है। ठीक है? मतलब हम कितना भी निष्कर्षण कर लें, कितनी भी किस्तों के अंदर उसको अपन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डिवाइड कर लें, लेकिन कंप्लीट निष्कर्षण पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ अमाउंट उस जलीय विलयन के अंदर बचा रहेगा, क्योंकि हर बार पदार्थ अपने को दोनों विलायकों में वितरित कर लेता है और कुछ मात्रा भले ही वह कितनी ही कम क्यों ना हो, पूरे के विलायकों में रह जाती है। अर्थात जो वितरण नियम के अनुसार देखते हैं, तो जो विलय है वो समान मात्रा के अंदर दोनों पदार्थों के अंदर क्या होता है? विलय हो जाता है। ठीक है? निष्कर्षण के प्रक्रम की कार्यक्षमता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है? वितरण का अनुपात देखते हैं कि वितरण अनुपात जितना अधिक कार्बनिक विलय के पक्ष में या पदार्थ की उतनी ही होता है, पदार्थ की उतनी ही अधिक मात्रा एक बार में निष्कासित हो जाती है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक जो सॉल्यूट है, वो जितनी अधिक अमाउंट्स के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, उसके जो निष्कर्षण होने की जो मात्रा है उतनी ही ज़्यादा होती है। अब है कि निष्कर्षों की संख्या, कि विलय की दी हुई मात्रा को अधिक बार प्रयुक्त करके कार्य की अधिक मात्रा निष्कर्षित की जा सकती है। निष्कर्ष विलायक का चुनाव प्रकार होना चाहिए कि यह पूर्व विलायक में पूर्णतः मिश्रणीय हो। ठीक है? कंडीशन दे रखी है कि विलय की दी हुई मात्रा को अधिक बार प्रयुक्त करके पदार्थ की जो है अधिक मात्रा निष्कासित की जा सकती है। मतलब जैसे अपन विलय को अधिक मात्रा में डालेंगे तो उसके निष्कासन से मात्रा भी बढ़ती रहेगी। ठीक है? अब निष्कर्ष विलय का चुनाव करते समय क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? ठीक है? मतलब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अपन यूज़ ले रहे हैं, ठीक है? उसके सिलेक्शन के लिए कौन-कौन से जो कंडीशन है ध्यान में रखनी चाहिए? देखते हैं कि ये पूर्व विलायक से पूर्णतः क्या हो? अमिश्रित हो, मतलब जलीय विलायक के साथ किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। विलय निष्कर्ष विलायक में अधिक विलयशीलता हो, मतलब जलीय विलय से ज़्यादा कोई भी जो अपन कार्बनिक विलायक यूज़ ले रहे हैं, विलय जो सॉल्यूट है उस सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल होना चाहिए एज़ कंपेयर टू वाटर। निष्कर्ष विलायक वाष्पशील हो, ताकि विलयन को जल ऊष्मक पर गर्म करके विलय को आसानी से प्राप्त किया जा सके। ठीक है? जो अपन निष्कर्ष विलायक सॉल्वेंट जो सेकंड सॉल्वेंट अपन यूज़ ले रहे हैं वो वेपराइजेबल होना चाहिए। इससे क्या होगा, उसके अंदर जो विलय घुले निष्कासित हो जाता है, अपन दूसरे सॉल्वेंट को अपन गर्म करके उसको वेपराइज कर लेते हैं, जो नीचे वापस हमें विलय की मात्रा मिल जाती है। इसी के साथ आपकी जो ये यूनिट है थर्ड पेपर की जो थर्ड यूनिट है कंप्लीट होती है। अब हम अपने फर्स्ट पेपर की वापस से सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड की। थैंक यू सो मच।